हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गाइडर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। इसमें एक प्रश्न के माध्यम से इसकी संपूर्ण व्याख्या को हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल है कि मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों का दाब। गैसों का दाब। और हम लोग यहाँ जो टर्म आया दाब, अब दाब से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दाब से कितने नए प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले दाब का सही मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और चीज़ समझ सकते हैं कि दाब से अगर मान लीजिए वायुमंडलीय दाब का पूछा जाए तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बैरोमीटर होता है। इसी से रिलेटेड वायुमंडलीय आर्द्रता से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। देखिए एक क्वेश्चन से कितने नए प्रश्न बन सकते हैं उसको आप देखें। एक और चीज़ समझिए, दाब को बोलते हैं प्रेशर, और प्रेशर बराबर क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर इसका एक यूनिट देखा जाए तो। और चीज़ समझिए, देखिए यहाँ हाइग्रोमीटर है, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से समझ सकते हैं कि जल का अपेक्षा, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो जल का अपेक्षिक घनत्व, जो है वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल में हम लोग आते हैं। चलिए और ये सवाल को देखते हैं और इसके पूरी एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है, तो उस यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है, और इसका जो मापने का यूनिट है, मापने की इकाई जो है उसको बोला जाता है, मापने की इकाई मतलब यूनिट, तो उससे बोला जाता है डेसिबल। बोला जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। और डेसिबल इसका जो बड़ा यूनिट होगा, और ध्वनि की तीव्रता को मापने की बड़ा यूनिट जो है, बड़ी इकाई, उसको बोलते हैं बेल। क्या बोलते हैं? बेल। ध्वनि से रिलेटेड एक और चीज़ समझ सकते हैं कि ध्वनि जो है किस तरह की तरंग है। तो ध्वनि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो बोलिए हाँ। और देखिए इससे और रिलेटेड क्या हो सकता है कि ध्वनि की जो स्पीड होती है, वो था 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है, मतलब वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यह निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है। और भी समझ सकते हैं, डेसिबल हो गया। और एक और है जो मानक स्तर है WHO के द्वारा, जो ध्वनि का सामान्य स्तर है वो लगभग 45 डेसिबल है।
कितना है 45 डेसिबल। ये भी आप याद रखें। तो चलिए हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हम लोग इसके और प्रश्नों को देखते हैं और इसकी व्याख्या को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल जो है ये न्यूटन के जो गति नियम है उससे रिलेटेड प्रश्न है, और न्यूटन के गति नियम से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसकी संपूर्ण व्याख्या को देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने नए प्रश्न बन सकते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठा हुआ यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। मतलब जब ट्रेन अचानक आरंभ होती है तो यात्री क्या होता है, उसका सिर जो होता है पीछे की ओर हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, गति का जड़त्व। तो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम का दोस्तों चेंज हुआ है। जनरली आपको याद रखना होगा कि गति का जड़त्व है। आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में रहेगा कि विश्राम का जड़त्व। तो विश्राम का जड़त्व में क्या होता है कि जब ट्रेन अचानक रुकती है तो व्यक्ति का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, तो वो क्या होगा, ये विश्राम का जड़त्व का उदाहरण है। और गति के जड़त्व को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखिए न्यूटन से कितने प्रश्न बन सकते हैं और जड़त्व के कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जड़त्व यहाँ आया है, तो जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम किसने दिया था, आशा करता हूँ आपको पता होगा। क्या होगा इसका आंसर, गैलीलियो। तो गैलीलियो महोदय ने जड़त्व की लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था और इसी को आधार मान के मतलब इसका आधार था, और इसी को आधार मान के न्यूटन ने बेस मान के न्यूटन ने गति नियम का प्रतिपादन किया। गति नियम बताए। आपको पता है गति नियम कितने हैं, 3 हैं, और उसको भी हम लोग देखेंगे कि इस पर गति नियम से कितने प्रश्न आ सकते हैं। एग्जाम एक और पूछा जाता है कि न्यूटन जो थे, न्यूटन वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। न्यूटन जो थे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया। उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। कभी कभी इसका पब्लिकेशन ईयर ही पूछ दिया जाता है 1687। इनमें उन्होंने इसी पुस्तक में उन्होंने गति का नियम बताया, मतलब गति के नियम की चर्चा की। एक और याद रख सकते हैं कि जो प्रिंसिपिया बुक है वो लैटिन पुस्तक है, लैटिन भाषा में लिखी गई है। और इसके चलिए हम लोग गति नियम को भी देख लेते हैं। तो पहला नियम जो है न्यूटन का गति नियम, उससे क्या हो पता चलता है, उससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दोस्तों चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इसका क्विक रिवीजन कर सकें। सेकेंड नियम से क्या होता है, तो सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, उससे प्राप्त होता है बल का व्यंजक। क्या प्राप्त होता है, बल का व्यंजक। बल का व्यंजक क्या होता है आपको पता है, F = ma। F बराबर ma, और इसका जो यूनिट होता है मतलब F बराबर ma। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पता ही है आपको, जिनके इन्हीं के सामान में वो जो SI मात्रक है वो दिया गया है। तो चलिए, और जो आपका व्यंजक है, बल का व्यंजक है, इससे कितने नए नए प्रश्न बन सकते हैं हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ दिया है F = ma। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मान लीजिए इसको हम लोग कांस्टेंट कर रखते हैं, m का वैल्यू निकालते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया से क्या होता है, द्रव्यमान मतलब कि कौन सी भौतिक राशि है। यहाँ दे दिया न्यूटन
पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कौन सी राशि ज्ञात की जाती है। तो आपको याद रखना है, तो ये द्रव्यमान राशि मतलब मास को हम लोग इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके व्यंजक से भी बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको इसे भी ध्यान देना है। तो देखिए एक प्रश्न को आधार मान के एक एग्जामिनर जो है कितने नए प्रश्न बना सकता है। तो आप चाहें तो ये जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन बताए हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं और उसकी संपूर्ण व्याख्या को भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग जो है वो तरंगदैर्ध्य से वेवलेंथ से निर्धारित होता है। और यहाँ एक टर्म आया है प्रकाश, और प्रकाश से जुड़े कितने नए प्रश्न बन सकते हैं हम लोग उसी को देखेंगे। तो मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से जितने भी उसके प्रश्न बन सकते हैं और इसकी व्याख्या जो है आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्याख्या मतलब समझिए कि एक प्रकाश से कितने भी प्रश्न बनेंगे तो आपका उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश किस तरह की तरंग है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब ट्रांसवर्स वेव है। मतलब ट्रांसवर्स वेव इसे कहते हैं इनका ध्रुवीकरण हो सकता है, मतलब कि इसे पोलराइज किया जा सकता है। कैन बी लाइट कैन बी पोलराइज्ड। तो ये जीपीएससी का क्वेश्चन है कि कौन से तरंग इनमें से कौन सी तरंगों को है जिसे पोलराइज किया जा सकता है। या ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि ध्वनि का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। तो ध्वनि तरंगों का पोलराइजेशन संभव नहीं है, ध्रुवीकरण संभव नहीं है, क्योंकि ध्वनि एक मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लेकिन प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जिस कारण से इसका पोलराइजेशन ध्रुवीकरण संभव है। और चीज़ देख सकते हैं कि प्रकाश को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं, मतलब एक तीनों मीडियम में आसानी से ट्रैवल कर सकता है, मतलब निर्वात में भी ट्रैवल कर सकता है। तो निर्वात से प्रश्न दोनों में बनेंगे। तो ध्वनि तरंगे निर्वात से ट्रैवल नहीं कर सकती, ये कर सकता है। एक और चीज़ देखिए, और प्रकाश एक और सेंटेंस में आता है कि प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, और IARI जो टेक्नीशियन है इसमें इसका आने का संभावना ज़्यादा रहेगा आपके लिए। तो प्रकाश वर्ष जो यूनिट है वो है इकाई है किसका। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की इकाई है। और प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर बोला जाता है, आपको पता होगा। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू ये, चलिए इसको हम लोग पार्सेक में देखेंगे। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। तो ये वैल्यू हमेशा एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, 3.26 प्रकाश वर्ष। तो जितने भी एक्सप्लेनेशन है आपको सभी को याद रख लेना है, और ये जो वैल्यू है एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। और चीज़ याद रख सकते हैं कि एक पार्सेक का वैल्यू 3.26 लाइट ईयर के अलावा 3 × 10⁻16 मीटर भी होता है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो अगले क्लास में हम लोग इसके और भी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं साइंस सीरीज़ के, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और अगर इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ मैथ्स के प्रश्नों को भी बताया है